हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे इकोसिस्टम का पार्ट नंबर 5। इससे पहले मैं 4 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था प्रोडक्टिविटी के बारे में। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को एक सॉलिड एग्जांपल के साथ समझा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ये कुछ सेवरल फैक्टर से अफेक्टेड होती है, इन्फ्लुएंस होती है। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अगर आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप लोग CSIR नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर MSc एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप लोग BSc या MSc जूलॉजी या बॉटनी के स्टूडेंट हैं, तो भी ये वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आप लोग हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब यहां पर हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के केस में भी देखेंगे और एक्वेटिक इकोसिस्टम के केस में भी देखेंगे कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के वैल्यू को अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने कुछ मेजर फैक्टर्स को मेंशन किया है, जिसमें कि ग्रोइंग सीजन लेंथ है, प्रेसिपिटेशन है, टेम्परेचर है, सोलर रेडिएशन है, या न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है, जो कि किसी भी इकोसिस्टम में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, यदि आप ग्रोइंग सीजन लेंथ को कंसीडर करें किसी भी इकोसिस्टम के केस में, अगर आप लोग ग्रोइंग सीजन लेंथ के ड्यूरेशन को देखें, अगर वो लॉन्गर होगा तो वहां पर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। क्योंकि ग्रोइंग सीजन लेंथ इंक्रीज होगा तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। अल्टीमेटली जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, अब इसे एक छोटे से कंपैरिजन से समझते हैं। आप पोलर रीजन को कंसीडर करें और ट्रॉपिकल रीजन को कंसीडर करें। अगर आप इन दोनों के बीच कंपैरिजन करेंगे तो पोलर रीजन के केस में हम देखते हैं कि ग्रोइंग सीजन लेंथ जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से वहां पर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू वो बहुत ही कम होती है। इसी प्रकार से अगर आप लोग ट्रॉपिकल रीजन के केस में ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पर ग्रोइंग सीजन का जो लेंथ है वो लॉन्गर होता है, जिसकी वजह से वहां पर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू हायर होती है, राइट स्टूडेंट्स। दूसरी तरफ नंबर सेकंड जो फैक्टर है जो कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के वैल्यू को अफेक्ट करता है वो है प्रेसिपिटेशन। इट मींस रेनफॉल। रेनफॉल और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बीच डायरेक्ट रिलेशन होता है। जिस रीजन में भी रेनफॉल यानी बहुत ज्यादा बारिश होगी वहां पर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू हायर होती है, वहां पर बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है। जैसे कि आप लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को कंसीडर करें तो वहां पर आप देखते हैं बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा वहां पर रेन हमें देखने को मिलता है। तो वहां पर क्या होगा कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू भी हायर होती है। ठीक है, इसके बाद तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू को अफेक्ट करने वाला जो तीसरा इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्टर है वो टेम्परेचर है। तो अगर आप लोग कोल्डर रीजन और वार्मर रीजन का आपस में कंपैरिजन करें तो कोल्डर रीजन में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू हमें लोअर देखने को मिलती है। वहीं जो वार्मर रीजन होता है, गर्म जगह होती है, वहां पर हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू हायर देखने को मिलती है। इसीलिए स्टूडेंट्स, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू है वो हमें हायर देखने को मिलता है, जबकि अगर आप लोग पोलर रीजन में देखेंगे तो वहां पर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू लोअर होती है। इसके बाद टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के केस में जो नंबर 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू को अफेक्ट करता है वो है सोलर रेडिएशन, द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। अगर आप लोग कंपैरिजन करें ट्रॉपिकल रीजन और पोलर रीजन का, तो ट्रॉपिकल रीजन में स्टूडेंट्स जो सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी है वो हायर होती है। अगर सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी हायर होगी तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू भी हायर होती है। वहीं अगर आप लोग पोलर रीजन में कंपैरिजन करें तो वहां पर सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी लोअर होती है, कम होती है, जिसकी वजह से जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू है वो भी लोअर होती है। इसके बाद टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के केस में जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू को अफेक्ट करता है वो है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। अब जरा सोचो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के केस में अगर सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो वहां पर प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। भाई प्लांट जो है वो ज्यादा उसको यूज करेंगे और ज्यादा यूज करेंगे तो वहां पर बायोमास ज्यादा होगा। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स, किसी भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के केस में अगर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी ज्यादा है
तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू भी वहां पर ज्यादा होगी। और अगर न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होगा तो इस केस में वहां पर जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू है वो लोअर होगी। अब थोड़ा सा हम कंपैरिजन करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम से, क्योंकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम में डिफरेंस होता है। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी ये जो आपने फैक्टर्स देखे हैं, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर, ग्रोइंग सीजन लेंथ, ये सब भी अफेक्ट करते हैं। लेकिन दो इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर हैं जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू को ज्यादा अफेक्ट करते हैं। एक तो है लाइट और दूसरा है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। और इसमें भी दो इंपॉर्टेंट, एक तो नाइट्रोजन और एक फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस ही एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर एक तरीके से लिमिटिंग फैक्टर की तरह ही काम करते हैं। अगर आप लोग नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा एक्वेटिक सिस्टम में इंक्रीज कर देते हो तो वहां पर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज करती है। अगर डिक्रीज कर देंगे तो वहां पर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो ये स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसको अफेक्ट करने वाले, उसको इन्फ्लुएंस करने वाले डिफरेंट फैक्टर के बारे में। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। डिफरेंट इकोसिस्टम के केस में जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू है वो वेरी करती है। इसका रीजन क्या है? जब हम डिफरेंट इकोसिस्टम को आपस में कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में ग्रोइंग सीजन लेंथ, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, सोलर रेडिएशन या न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, ये सब वेरी करता है। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। ये सारे पैरामीटर्स जो है इसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं डिफरेंट इकोसिस्टम के केस में। कहीं किसी इकोसिस्टम के केस में हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, कहीं पर सोलर रेडिएशन ज्यादा होता है, कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, कहीं पर प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है, कहीं पर ग्रोइंग सीजन लेंथ लॉन्गर होता है तो कहीं पर शॉर्ट होता है। तो इस केस में देखिए जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू है वो भी वेरी करेगी, क्योंकि यही वो फैक्टर हैं जो कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। राइट, तो स्टूडेंट्स ये जो आप लोग फिगर देख रहे हैं इसमें टोटल 3 कॉलम आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो फर्स्ट कॉलम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस एरिया, और ये जो सेकंड कॉलम है स्टूडेंट्स ये जो है एवरेज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू को एक्सप्रेस किया गया है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। और वो जो थर्ड कॉलम स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं वो जो है रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज ऑफ अर्थ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को। तो यहां पर हमें टोटल 3 कॉलम देखने को मिल रहे हैं। इस फिगर के अंदर स्टूडेंट्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इकोसिस्टम है उसे हमने 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो इस फिगर के अंदर आप देखेंगे ब्राउन कलर से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट किया गया है और स्काई ब्लू कलर से एक्वेटिक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट किया गया है या दिखाया गया है। स्टूडेंट्स यदि हम एवरेज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के वैल्यू को डिफरेंट इकोसिस्टम में कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा वैल्यू हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मिलता है एल्गल बीट्स और कोरल रीफ में। सबसे ज्यादा हमें यहां पर देखने को मिलता है। अगर आप यहां पर डायग्राम के अंदर देखेंगे तो 2500 यहां पर मेंशन भी किया गया है। इसके बाद सेकेंड इकोसिस्टम जहां नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मैक्सिमम वैल्यू हमें देखने को मिलता है दैट इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं आप लोग 2200 यहां पर मेंशन किया गया है। यानी आप देखेंगे एल्गल बीट्स और कोरल रीफ के बाद ये सेकंड इकोसिस्टम है जो कि एवरेज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू को हायरली या मैक्सिमम रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट, तो इस तरह से डिफरेंट इकोसिस्टम के केस में जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का एवरेज वैल्यू है वो डिफर करता है। और इस फिगर से स्टूडेंट्स हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं कि कौन सा इकोसिस्टम है जो कि मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम के तौर पर काम कर रहा है और कौन सा इकोसिस्टम है जो कि लेस प्रोडक्टिव इकोसिस्टम के तौर पर वर्क कर रहा है। अब इस डायग्राम में मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम के तौर पर जो एल्गल बीट्स है, कोरल रीफ है, वो जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। देन उसके बाद लीस्ट प्रोडक्टिव के तौर पर हम देखते हैं एक्सट्रीम डेजर्ट, रॉक और सैंड आइस के तौर पर हम देख रहे हैं। यहां पर एवरेज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू काफी कम रहती है। अब यदि स्टूडेंट्स हम ओपन ओशन को कंसीडर करें तो आप जानते हैं भाई समंदर बहुत बड़ा है। अगर आप पूरी पृथ्वी पर देखें तो 65% से ज्यादा एरिया जो है वो समंदर ने घेर रखा है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स यहां पर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। राइट, अगर आप देखें तो ओपन ओशन जो होता है वो लार्जर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यदि हम यहां पर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वैल्यू को कंसीडर करें तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को यहां पर मेंशन किया गया है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर।
अब ये वैल्यू यहाँ पर बहुत ही कम होती है, लेकिन स्टूडेंट्स इसके बावजूद भी जो परसेंटेज ऑफ अर्थ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो हमें यहाँ पर उसका प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी स्टूडेंट्स जो परसेंटेज ऑफ अर्थ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हम इनका प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा हाई देखते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग इस डायग्राम की मदद से जो डिफरेंट इकोसिस्टम है उसमें एवरेज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन सा इकोसिस्टम मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है और कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जो कि लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम के तौर पर वर्क कर रहा है। तो इसे आप स्टूडेंट्स अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इससे रिलेटेड CSIR नेट लाइफ साइंस के एग्जाम पेपर में सेक्शन बी में कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसीलिए इस डायग्राम को अच्छी तरह से याद कर लेना भाई, कौन सा इकोसिस्टम है जो कि मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम की तरह वर्क कर रहा है, कौन सा इकोसिस्टम है जो कि लेस प्रोडक्टिव इकोसिस्टम की तरह वर्क कर रहा है, और डिफरेंट इकोसिस्टम के केस में कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट्स अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए डेली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट लीफ एरिया, जिसकी यूनिट है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे। देखिए, जब हम डेली एनपीपी को पर यूनिट लीफ एरिया के रूप में कंसीडर करते हैं तो इसका मीनिंग पूरी तरह से डिफरेंट हो जाता है। अभी तक हमने डिस्कस किया था नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को डिफरेंट इकोसिस्टम के केस में, जहां पर हमने नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के वैल्यू को एक्सप्रेस किया था ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के रेस्पेक्ट में। लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को इकोसिस्टम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब हमने यहां पर मेंशन किया है स्टूडेंट्स डेली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को पर यूनिट लीफ एरिया में, जिसकी यूनिट है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे। राइट, यहां पर इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स ये डिपेंड करता है सेवरल फैक्टर्स पर, जिसमें से एक है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, नंबर सेकंड प्लांट साइज, नंबर थर्ड लीफ एरिया, नंबर 4 लीफ लॉन्गिविटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने यहां पर मेंशन किया है डेली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट लीफ एरिया, तो जिस प्लांट को हम कंसीडर कर रहे हैं वो प्लांट किस पर्टिकुलर इकोसिस्टम से बिलोंग कर रहा है, किस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, इस पर भी डेली एनपीपी पर यूनिट लीफ एरिया जो है वो डिपेंड करता है। अब जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। यदि हम डेली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट लीफ एरिया को डेजर्ट में प्रेजेंट प्लांट के केस में कंसीडर करें तो यहां पर वैल्यू हमें सबसे ज्यादा मिलेगी, और इससे कम हमें टेम्परेट ग्रासलैंड के केस में देखने को मिलेगी, और उससे भी कम हमें जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के केस में देखने को मिलेगी, और इससे भी कम हमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के केस में देखने को मिलेगा, और इससे भी कम हमें टेम्परेट फॉरेस्ट के केस में देखने को मिलेगा। यानी सबसे ज्यादा हमें वैल्यू कहां पर देखने को मिल रही है? डेजर्ट में। राइट, इस पॉइंट को ध्यान रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं एमसीक्यूज के माध्यम से। बट ये जो वैल्यू स्टूडेंट्स है ये टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पर ही नहीं डिपेंड करता है, ये वैल्यू जो है प्लांट साइज पर भी डिपेंड करता है। यदि प्लांट का साइज लार्जर होगा तो उस केस में डेली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट लीफ एरिया जो है वो कम मिलता है। राइट, और यदि प्लांट का साइज जो है आप स्मॉल कंसीडर करते हैं, यानी प्लांट का साइज छोटा है, तो उस केस में डेली प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट लीफ एरिया जो है वो हायर होता है। राइट, एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स जो लीफ लॉन्गिविटी है वो भी कंडीशन को कंट्रोल करती है। लीफ लॉन्गिविटी अगर ज्यादा होगी, अगर वो इंक्रीज करेगी, तो डेली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट लीफ एरिया जो है वो डिक्रीज करता है। अगर सपोज कीजिए यहां पर लीफ लॉन्गिविटी जो है वो कम है, वो लेस है, तो डेली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट लीफ एरिया वो ज्यादा होगा, वो मोर होगा। राइट, तो इस टाइप से स्टूडेंट्स जो डेली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट लीफ एरिया है वो सेवरल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। साथ ही डिफरेंट इकोसिस्टम के केस में जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू है वो किन किन फैक्टर से अफेक्ट होती है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। और इसके बाद इस डायग्राम की मदद से आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा इकोसिस्टम है जो कि मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम की तरह वर्क कर सकता है, और कौन सा इकोसिस्टम है जो कि लीस्ट इकोसिस्टम के तौर पर वर्क कर रहा है। राइट, सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाय बाय, टाटा।